ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बताए जाएंगे वह किससे संबंधित होंगे? विनिर्माण उद्योग से। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश होता है, कोई भी उद्योग स्थापित हो रहा है, प्रश्न कर रहा है अगर उसमें कितना 1 करोड़ से अधिक अगर उपयोग हो रहा है तो ऐसे उद्योग को कहा जाएगा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। तो क्या कहा जाएगा? 1 करोड़ से रुपए अगर अधिक खर्च हो रहा है तो ऐसे उद्योगों को बच्चों क्या कहा जाएगा? बृहद उद्योग। कौन सा उद्योग? बृहद। दूसरा है, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र का नाम बताइए। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं? तो बोकारो और जमशेदपुर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं, कई जगह पूछे गए हैं कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो बोकारो और जमशेदपुर। सूतीबद्ध उद्योग किस पर आधारित है? तो सूतीबद्ध उद्योग किस पर आधारित है? तो ध्यान देना, कृषि आधारित उद्योग है बेटा। किस पे है? कृषि आधारित उद्योग है सूतीबद्ध उद्योग। उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? उद्योगों की स्थापना के लिए श्रमिक होना ये भी जरूरी है, पूंजी होना, शक्ति के संसाधन होने चाहिए, बाजार की व्यवस्था हो, बैंकिंग हो, बीमा हो, परिवहन भी महत्वपूर्ण, वित्तीय सलाह, कच्चा माल का उपलब्धता, अर्थात सभी महत्वपूर्ण हैं। तो उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से महत्वपूर्ण हैं? उपर्युक्त सभी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र में निर्मित करते हैं? निम्न कौन से उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कौन सा है? कौन सा उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के द्वारा ये सब निर्मित किए जाते हैं। कौन कौन? दूरभाष, कंप्यूटर आदि किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? सॉफ्ट उद्योग प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? तो सॉफ्ट उद्योग प्रौद्योगिकी पार्क, इसमें बेटा सॉफ्ट विशेषज्ञों का एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या करता है? सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जिसे बनाया जाता है वह है आपका चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? तो पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? मद्रास में। कहां स्थापित किया गया था बच्चों? मद्रास में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस नगर में स्थापित किया? पहला सूती वस्त्र उद्योग किस नगर में स्थापित किया गया? तो वह नगर आपका कौन है? मुंबई। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था बच्चों? मुंबई। कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाने वाला भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है कौन सा? बंगलोर। कौन सा नगर? बंगलोर को जाना जाता है। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योग कौन सा है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है लोहा एवं इस्पात उद्योग को। किसको कहा जाता है बच्चों? लोहा एवं इस्पात उद्योग को लौह उद्योग। निम्न में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योगों में आएगा सीमेंट। कौन सा? सीमेंट उद्योग को बच्चों हम क्या कहते हैं? सीमेंट उद्योग को क्या कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग। तो चलें अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा देखा जाए है क्या, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को
कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल, तो चूना पत्थर से ही हमारा क्या बनाया जाता है, सीमेंट। क्या बनाया जाता है, प्रश्न यही पूछा है कि कौन सा उद्योग जो चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है कौन सा, हमारा सीमेंट। एल्युमिनियम प्लास्टिक नहीं, बल्कि कौन, सीमेंट। अब है अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो जैसे यहां यह प्रश्न था कि चूना पत्थर किसके लिए कच्चे माल के रूप में किया, सीमेंट। यहां वही प्रश्न हुआ, बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में आ रहा है एल्युमिनियम। किसके लिए, बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में आ रहा है कौन सा, एल्युमिनियम। निम्न से कौन सा आधारभूत उद्योग है, यह कई बार प्रश्न रिपीटेड हो गए। तो आधारभूत उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो में बदलाव होता है, उससे कई प्रकार के उद्योग स्थापित हो। अब आपको स्वयं पता है लोहे से कितने प्रकार के उद्योग स्थापित, लोहों का कहां कहां प्रयोग हो रहा है। तो अनेक प्रकार से उद्योग जो स्थापित हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, आधारभूत। तो आधारभूत उद्योग का कौन सा है, लोहा एवं इस्पात उद्योग। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, एजेंडा 21, एजेंडा 21 है सतत पोषणी विकास। सतत माने अनवरत, पोषणी साधारण का संसाधन का अनवरत विकास। अच्छा, अनवरत विकास का अर्थ क्या है, प्रकृति का कम से कम दोहन, प्रकृति पर उसका कुप्रभाव न पड़े। तो विकल्प क्या दिया, एजेंडा 21 का संबंध आज ओजोन क्षरण से जलवायु सतत पोषणी संसाधनी विकास से, किससे है, सतत पोषणी विकास से। तो आइए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका है वर्णनात्मक क्वेश्चन 1, और यह जो क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं 4 अंकों का है, और इसमें पूछ रहा है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो आधारभूत बेसिक उद्योग किसे कहते हैं, ऐसा उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग क्या हो, संचालित हो। एक उद्योग न चलता हो, जब एक से ज्यादा उद्योग स्थापित होंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, आधारभूत। जैसे ऐसे उद्योग, कैसे उद्योग, एक ऐसा उद्योग जिसपे कई उद्योग, ऐसा उद्योग जिस पर कई उद्योग निर्भर करते हैं, एक साथ उस पर कई उद्योग। लौह इस्पात, इसका हमने अभी बताया उत्तर कि लौह इस्पात जो हमारा आधारभूत उद्योग है। यही क्वेश्चन बड़े में लिखना है आपको, ऐसा उद्योग जिन पर कई उद्योग क्या करें, निर्भर करते हैं, ऐसे उद्योग को हम क्या कहेंगे, आधारभूत उद्योग। अब व्याख्या कर रहा है, एक उद्योग केंद्र का तैयार माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है। एक उद्योग ऐसा जो कच्चा माल निकला, तो वही उद्योग आपका दूसरे उद्योगों के लिए क्या, तैयार माल के कार्य के रूप में काम करता है। तो ऐसा उद्योग जो केंद्र को तैयार माल दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, ऐसे उद्योगों को हम क्या कहेंगे, आधारभूत उद्योग। यहां देखिए, लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योगों के क्या हैं, उदाहरण हैं। प्रत्येक उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होता है, और उस मशीन का भी प्रयोग हो सकता है, वह मशीन अंततः लोहा इस्पात की देन है। जैसे हमने कहा कि हम लोहे से मशीन तैयार किए, अब मशीन जो बनी उसके लिए कच्चे माल भी बनाए गए। तो एक ही उद्योगों से कई प्रकार के उद्योग का काम करना, कहीं वह कच्चे माल के रूप में काम करेगा, तो कच्चा माल जब पाएगा तो बाहर जाएगा, विनिर्माण होगा, विनिर्माण होगा, उसका पुनः संशोधित रूप सामने आएगा, तो वह माल पुनः मार्केट में आएगा। ऐसे उद्योगों को हम क्या कहेंगे, आधारभूत उद्योग। अब अगला प्रश्न आपका है, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने, जो मानव जीवन में मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में क्या किए जा रहे हैं,
उपयोग हेतु प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आधारभूत। अर्थात दैनिक जीवन में अनेकानेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आप सोचिए अनेकानेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और ऐसे उद्योग जो मुख्यतः लोगों के उपयोग की, ऐसा उद्योग जो लोगों के आम जनजीवन के उपयोग के लिए उत्पादन किए जा रहे हैं, ऐसे उद्योगों को हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता उपयोग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा है ऐसा जैसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग हमारा दैनिक जीवन से है। चीनी उद्योग दैनिक जीवन से है। आप कहें माचिस की तीली, ये भी हमारी दैनिक, जो भी दैनिक, वनस्पति तेल उद्योग, मॉडर्न बेकरी, होजरी उद्योग, कपड़ा आदि उपभोक्ता उपयोग के अंतर्गत है। मानव जीवन जो अपने दैनिक क्रियाकलापों में जिनका उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। अब इन उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं का अगर हम देखें, जो हम इनसे इन उद्योगों से अपनी वस्तुओं को क्या करते हैं, तैयार करते हैं या इनका उपयोग करते हैं, या इस प्रकार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही उत्पादित वस्तुएं क्या हो जाती हैं, समाप्त। हम जिनके लिए इस चीजों को उत्पादन करते हैं उन्हीं पर या खपत करते हैं, तो कहने वाले जितना उत्पादन करते हैं, जितना हम इसको मार्केट में लाते हैं, वह उतना उस अनुपात में क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जनता के बीच में जाता है और जितना उत्पादन हो उतना खपत हो, यही हमारा क्या है, आधारभूत उपयोग। इन वस्तुओं की निरंतर मांग बनी रहती है। ऐसा उद्योग है जो अनवरत इसकी मांग जनता, क्योंकि मानव की आवश्यकता है, इसकी मांग तुरंत बनी रहती है। परंतु जनसंख्या बढ़ने पर बच्चों इनकी मांग में क्या हो सकती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे उद्योगों को हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लोहा और इस्पात को भी आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न है। क्यों आप कहते हैं कि हमारा आधारभूत उद्योग है? इसलिए कहा जाता है आधारभूत कि सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग को आधार क्यों कहा, चाहे वो भारी उद्योग हो, चाहे हल्के उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, इनसे बनी मशीन से पर ही यह निर्भर करते हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान, चाहे हो निर्माण सामग्री हो, रक्षा के क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोहा और इस्पात पर। कौन कौन से? चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे वैज्ञानिक उपकरण है, सब हमारे किस पर हैं? लोहा और इस्पात पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी इस्पात की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? इसीलिए इनकी आवश्यकता को देखते हुए, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे मानव जीवन में अपने उपभोग के लिए हो, इनके चाहे मानव जीवन के विकास से संबंधित हो, इन लोहा और इस्पात उद्योगों को बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, टेलीफोन और वैज्ञानिक उपकरण है, सब में इनकी उपयोगिता। इसीलिए हम इसको कहां रखते हैं? आधार उपभोग उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। भारत में चीनी उद्योग के सामने प्रमुख समस्या क्या है? आज चीनी उद्योग के सामने सबसे प्रमुख समस्या क्या आ गई है कि भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। और चीनी मिलें कहां हैं? 60% कहां? केवल उत्तर और बिहार है। इस उद्योग के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। 60% उद्योग उत्तर और बिहार में होते हुए इसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह उद्योग मौसमी है। मौसम के अनुसार यह उद्योग पर निर्भर करता है। अगर मौसम साथ नहीं दिया तो यह चीनी उत्पादन जो है हमारे यहां खराब हो सकती है, अच्छा हो सके। या और अल्पकालिक, दूसरा अल्पकालिक माने कम समय, अल्पकालिक होता है, सीजनल होता है। इस उद्योग में अभी भी पुरानी और अक्षम तकनीक और इस उद्योग पर शासन व्यवस्था द्वारा अभी भी वही पुरानी और
उतनी गुणवत्ता युक्त नहीं जितनी होनी चाहिए वह तकनीक का प्रयोग किया जाता है। परिवहन भी इसकी अक्षमता का एक कारण है। गांव से रिलेटिव गन्ना का उत्पादन हमारे कहीं न कहीं परिवहन से भी प्रभावित हो जाते हैं। सही समय पर यह गन्ने, किसानों के गन्ने कारखानों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे इनकी अधिकतम इस्तेमाल नहीं हो पाता। यह यहां पर इस उद्योग के सामने यह एक जटिल समस्या बनी हुई है। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण में गिरावट से आपका क्या है? मानव द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास, जिसके कारण पेड़, पर्यावरण की गुणवत्ता में पर्यावरण जितना अच्छा रहेगा, मानव जीवन ही नहीं बल्कि प्रकृति के संपूर्ण जीवन का अस्तित्व उतना ही अच्छे से जाएगा, उतना ही सुखप्रद होगा। यहां कह रहा है कि पर्यावरण की गिरावट से आप क्या समझते हैं? किसके? पर्यावरण की गिरावट से आप क्या समझते हैं? तो यहां ध्यान देना, मानव द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास, अगर पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है तो उसके कारण पेड़ पौधों के जीवन को खतरा है। हम कह रहे हैं अगर पर्यावरण पर नुकसान पड़ा, पेड़ पौधे जीव जितने भी हैं सब पे उसके जीवन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज पर्यावरण की ही समस्या है कि ओजोन के परत में छेद हो गया और पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। मानव जीवन के लिए एक बड़ी समस्या जटिल होती जा रही है। तो पर्यावरण निम्न हो जाता है, को पर्यावरण निम्नीकरण कहते हैं। यह जो खतरा हो रहा है यही इसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का निम्नीकरण या गिरावट कहा जाता है। पर्यावरण में जो दूषण हो रहे हैं, जो पर्यावरण का अस्तित्व जिसके लिए था, सुरक्षा कवच था, मानव का चारों तरफ से घिराव, तो वह पर्यावरण अगर दूषित होगा तो मानव अस्तित्व नहीं संपूर्ण जीवन के खतरे की बात आती है। अब आए इस प्राय उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। जितने भी उद्योग हैं वह 4 प्रकार के उद्योग चीजों पर निश्चित तौर से देखा जाए उनके लिए प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? प्रकृति की जो अनमोल रत्न चीजें हैं, वायु हमारा प्रदूषित हो रहा है। जल किसकी वजह से? उद्योग से। भूमि और ध्वनि। प्रदूषण को बढ़ाने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है। वायु जल भूमि ध्वनि के साथ साथ क्या? ताप विद्युत गृह भी इसमें क्या है बच्चों? शामिल। प्रदूषण से अभिप्राय यदि प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व बाहरी हैं तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यहां कह रहा है कि प्रदूषण से अभिप्राय यह है कि यदि प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व बाहरी हैं तो वैसे क्या कहा जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण। इस प्रदूषण के कारण जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। वातावरण में विद्यमान तत्वों में से किसी एक की भी कमी के कारण जीवन चक्र में अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण का ही कारण है कि आज समय से जहां पौधे बौरे लेने लगे, मानव जीवन की त्वचाओं पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा, पृथ्वी गर्म हो रही है, यह सब अगर कारण है तो पर्यावरण प्रदूषण की ही समस्या है और निश्चित तौर पर इस पे अनवरत गिरावट हो रहा है। और यह गिरावट का कारण क्या है? मनुष्य अपने विकास के चरम बिंदु पर वहां पहुंचना चाहता है बिना प्रकृति की सुरक्षा किए। और यह भी सत्य, बिना प्रकृति की सुरक्षा को लिए, उसको विश्वास मिले, हम विकास के पायदान को जरूर जा रहे हैं, लेकिन वहीं यह भी सत्य है कि मानव जीवन संकट से के घेरे में घिरता चला जा रहा है। अगला प्रश्नों पर हम चले। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। विनिर्माण क्या है? प्राथमिक व्यवसाय से विनिर्माण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? विनिर्माण किसे कहते हैं? तो प्राथमिक व्यवसाय से, पहले व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत करना। प्राथमिक जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय से कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में
परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण। समझे? कच्चे माल, कोई वस्तु मिली, कच्चे माल को आपने क्या किया? परिष्कृत किया, उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट किया और उसको उस वस्तुओं में, उसे हम क्या किए? माल, कच्चे माल को हम क्या किए? वस्तुओं में कन्वर्ट कर दिए। और वस्तुओं में कन्वर्ट करना ही क्या है? विनिर्माण है। जैसे लकड़ी हमारा क्या है? कच्चा माल, और इससे हम क्या बना दिए? कागज। लकड़ी से कागज बनाना ही क्या है? विनिर्माण। गन्ना हमारा क्या है? कच्चा माल, इसे हम क्या बना दिए बच्चों? चीनी। लौह अयस्क से हम क्या बना दिए? लौह इस्पात संयंत्र लगाना आदि। यह सब क्या है? यही हमारे जो कच्चे माल हैं, इसको वस्तुओं में कन्वर्ट कर देना ही क्या है? विनिर्माण। और विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास की क्या है? हम जितना ही अपने कच्चे मालों को वस्तुओं में कन्वर्ट करते हैं, वह संपूर्ण कन्वर्ट करने की प्रक्रिया उस देश के विकास की क्या मानी जाती है? रीढ़ मानी जाती है। क्योंकि ये कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य उद्योगों के विकास में भी क्या होते हैं? सहायक। दूसरा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारण, प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारण क्या है? जल की सुलभता। उद्योग के लिए जल की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से प्राप्त होता है, वहां उद्योग क्या होता है? स्थापित किए जाते हैं। जैसे जल की सुलभता उद्योगों के लिए बहुत है। जैसे जल जहां सुलभ होगा वहां अच्छे से उद्योग स्थापित। जैसे पश्चिम बंगाल में जल की अधिकता के नाते ही जूट मिलें स्थापित हुई, क्योंकि वहां हुगली नदी से क्या मिलता था? पानी मिल जाता है। क्या मिलता है? पानी। और कच्चे माल की उपलब्धता यह भी है कि उद्योग वहीं स्थापित होंगे जहां हमें क्या मिलेगा? कच्चे माल स्थापित, कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कच्चे माल। जैसे अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग, अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग प्रायद्वीपीय भारत में ही हैं। लौह इस्पात उद्योग कहां है? प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि यहां कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि वहां लोहे की क्या है? खाने हैं और कच्चा माल आसानी से मिल जाता। जब कच्चा माल आसानी से जहां से मिलेगा वहीं उद्योग की स्थापना हो जाएगी। शक्ति के विभिन्न साधन, उद्योग के चलाने के लिए शक्ति के साधन भी प्राप्त हो जाएंगे, वहीं उद्योग की स्थापना की जाएगी। तो जल का होना, कच्चे माल की उपलब्धता होना और शक्ति के विभिन्न साधन, यह हमारे उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। अगला है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण क्या है? 3 मानवीय कारण क्या है जिससे हमारे उद्योग स्थापित होते हैं? पहला, पूंजी और बैंक की सुविधा। उद्योगों के लिए क्या आवश्यक है? पूंजी, और क्या होनी चाहिए उसके लिए? बैंक की सुविधाएं। उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है ना। और जिन क्षेत्रों में बैंक की सुविधाएं हैं, अच्छी तरह होती हैं, वहां अधिकांश उद्योग खोले जाते हैं। कहां? पूंजी हो और पूंजी के लिए बैंक हो, और बैंकों की सुविधाएं इतनी अच्छी हो तो वहां जहां अच्छी होंगी बच्चों, वहां अधिकांश उद्योग खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी उद्योग कहां? जहां हमें श्रमिक जो है सस्ते रूप से मिले। तो विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं, वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तीसरा, संचार एवं, यह मानव द्वारा है, संचार एवं परिवहन के साधन। उद्योग में कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल बाजार तक ले जाने के लिए संचार एवं परिवहन के उचित साधन होते हैं। कच्चे माल को बाजार तक ले जाने और संचार, कच्चे माल को कहां तक? कच्चे माल को पहुंचाने, और तैयार जो माल है कहां तक ले जाने? बाजार तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? संचार एवं परिवहन के अच्छे साधन। जहां ये साधन अच्छे होंगे वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन हैं? पूंजी एवं बैंक की
अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए और संचार एवं परिवहन का साधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो वहां पर उद्योग स्थापित किए जाते रहें और उद्योगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देके बताए। ऐसे उद्योग जिनसे बहुत से उद्योग निर्भर करते हैं। आधारभूत उद्योग क्या है बच्चों? ऐसा उद्योग है, आधारभूत उद्योग उसी को कहा जाएगा जिस पर बहुत से उद्योग क्या हैं, निर्भर करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहेंगे। ऐसा उद्योग जिसपे बहुत सारे उद्योग हैं, उदाहरण के लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों आधारभूत है? क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम, चाहे भारी हो चाहे हल्का हो या मध्यम उद्योग, इनसे बनने में वाली मशीनरी पर निर्भर करते हैं। किससे बनने वाली मशीनरी पर? लोहे से। अनेक प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन आदि किससे बनाए जाते हैं? इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो ऐसे उद्योग क्या हैं? आधारभूत। वैज्ञानिक उपकरण की बात हो या विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण की बात हो, इनकी भी इस्पात की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? इस्पात की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे क्या हैं? आधारभूत। तो क्लियर हो गया है, आधारभूत उद्योग उन्हें कहा जाएगा जिन पर बहुत से उद्योग क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो वर्णनात्मक क्वेश्चन 2 6 अंकों का है। तो शुरू करते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में से मापी जाती है। सकारण किसी देश की किसी देश ने आर्थिक उन्नत किया, उसके लिए कौन सा उद्योग माना जाता है? कोई आर्थिक उन्नत कर रहा, विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। सही बात है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग ही बच्चों किसी भी देश की आर्थिक विकास की क्या होती है? रीढ़ होती है। विनिर्माण उद्योग ही किसी देश की आर्थिक विकास की क्या होती है? रीढ़ होती है। इसके प्रमुख है, जैसे कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है। कृषि और उद्योग एक दूसरे से नहीं अलग हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। इसलिए विनिर्माण उद्योग विकास और स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, विनिर्माण से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से वाणिज्य व्यापार को जहां बढ़ावा मिलता है, वहीं अपेक्षित विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। उन देशों में को विकसित समझा जाता है जहां कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल से विनिर्मित करते हैं। भाई किसी भी कच्चे माल को आप उससे अधिक मूल्यवान तैयार माल में अगर निर्माण कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस देश को विकसित समझा जाता है। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होने के साथ साथ द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता कम करता है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत सार्वजनिक क्षेत्रों चाहे संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजाति हो चाहे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना था। क्या था? क्षेत्रीय असमानता को कम करना। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के महत्व एवं विकास का वर्णन कीजिए। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। अगर देखा जाए लोहा और इस्पात उद्योग का विकास और इसका महत्व पर वर्णन करना है, तो वर्तमान युग में अगर आधुनिक उद्योगों में लोहा की बात करें, लोहा इस्पात उद्योग का, तो इसका अपना एक महत्व है। अगर हम लोहे इस्पात के उद्योग को महत्व और विकास देंगे तो आज की परिदृश्य में लोहा इस्पात उद्योग का एक विशेष महत्व है। इसी उद्योग के विकास पर ही
किसी देश की औद्योगिक विकास निर्भर करता है। लोहा इस्पात उद्योग पर ही बच्चों किसी देश का औद्योगिक विकास निर्भर करता है। लोहा इस्पात का उपयोग कहां किया जाता है? मशीन बनाने, रेल यातायात, मोटर गाड़ियां, पुल बनाने, भवन निर्माण किससे किए जाते हैं? लौह इस्पात से। जहाज निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि संयंत्र बनाने, बर्तन, हथियार बनाने बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः स्पष्ट है देश के विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग का विकास होना अत्यावश्यक है, क्योंकि लोहे से ही देखा जाए, लोहे के विकास पर ही किसी देश का औद्योगिक विकास निर्भर करता है। जैसा मशीन चाहे बनाना हो, चाहे रेलवे से हो, चाहे गांव के ट्रैक्टर की बनाने की बात हो, बड़े पैमाने पर किया, और लोहा इस्पात उद्योग का विकास होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम 1907 में जमशेदपुर में, जहां बिहार में वर्तमान में कहां? झारखंड में, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया। यह कारखाना साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा ने खोला था। सांची का नाम बदलकर आज क्या कर दिया गया? जमशेद टाटा, जमशेदपुर पड़ गया। लोहा इस्पात उद्योग विशाल पूंजी, जटिल व्यवस्था और प्रबंध की आवश्यकता होती है। भारत सरकार इस क्षेत्र में अपने उद्योग केंद्र स्थापित कर रही है। वर्तमान में जमशेदपुर में स्थित टाटा के कारखाने को छोड़कर शेष सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। आज देश के में देखा जाए तो लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र स्थापित हैं। कौन कौन से लोहा इस्पात केंद्र के स्थापित हैं? यह पहला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन से? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह देश का प्रथम कारखाना जो निजी क्षेत्र का कारखाना है, यह झारखंड राज्य में जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी वार्षिक उत्पादन 30 लाख टन कच्चा लोहा और 20 लाख टन इस्पात है। दूसरा भिलाई इस्पात जो मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में स्थित है, जो सोवियत संघ के सहयोग से 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता देखा जाए तो 40 लाख टन है। किसके? और यह भी ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ से स्थापित है। यह कारखाना कोलकाता मुंबई के बीच मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। दूसरा है दुर्गापुर, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो ब्रिटेन की सरकार की मदद से स्थापित की गई थी। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 16 लाख टन है, जो दिल्ली कलकत्ता के मुख्य रेल मार्ग पर, और यह कहां था? कोलकाता मुंबई के, यह कहां है? दिल्ली कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। बोकारो, यह कारखाना झारखंड के राज्य के बोकारो नामक नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना भी सोवियत संघ की मदद से की गई थी, और यह इसकी क्षमता भी कितनी है बच्चों? 40 लाख टन तक रखी गई है। राउरकेला, यह कारखाना उड़ीसा, यह कारखाना कहां बच्चों? उड़ीसा राज्य में पश्चिमी जर्मनी के सहायता से स्थापित है। कोयली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता मद्रास मुख्य मार्ग पर स्थित है, और इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 18 लाख। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इस कारखाने की स्थापना 1919 में कहां? पश्चिम बंगाल के आसनसोल में की गई थी, जो वनपुर नामक स्थान पर की गई है। विश्वेश्वरैया स्टील एंड प्लांट भद्रावती मैसूर आयरन वर्क की स्थापना 1923 में भद्रावती नामक स्थान पर की गई। भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। ये भारत सरकार द्वारा लोहा इस्पात के 3 नए कारखाने खोले गए हैं। इनकी तीनों कारखानों की स्थापना दक्षिण भारत में की गई है। विशाखापत्तनम, विजयनगर और सेलम में इसकी स्थापना की गई है। तो चलें अगले प्रश्नों पर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। समन्वित उद्योग किस मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्या है? समन्वित माने होता है बच्चों संकलित माने समूह, और मिनी माने होता है छोटा। मिनी माने क्या है? समन्वित इस्पात उद्योग।
समन्वित माने मिला करके अर्थात एक बड़ा संयंत्र। तो समन्वित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग क्या है, यह तुलना किया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन में, तो समन्वित और मिनी इस्पात उद्योग क्या है, नाम से ही क्लियर होगा कि यह उद्योग संयंत्र क्या है, बड़ा होता है, और इस मिनी होने के नाते क्या होगा, उद्योग सौ छोटा होता है। कच्चे माल को यहां क्या किया जाएगा, एक स्थान से एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, कच्चे माल को इकट्ठा करेंगे, उसको बनाने के लिए विभिन्न आकार देने की प्रत्येक प्रक्रिया होगी। कच्चा माल लेंगे, उसे विभिन्न प्रकार का आयाम देते हुए प्रक्रिया करें, इनमें भारी इस्पात बनाया जाता है। जबकि विद्युत भट्टी में रद्दी इस्पात तथा स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। इनमें हल्का इस्पात या निर्धारित अनुपात में मृदु एवं मिश्रित इस्पात बनाया जाता है। उदाहरण के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जबकि उदाहरण देश के लिए अनेक भागों में इस प्रकार के इस्पात उद्योग पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं, तो मिनी और समन्वित लोहा इस्पात उद्योग के सामने कई समस्याएं, जैसे उच्च लागत, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। सबसे बड़ी बात है इस सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस उत्पाद में लागत क्या आती है, सबसे ज्यादा है। लागत का जो क्षेत्र है वो क्या बच्चों, ज्यादा लागत है। लागत क्या है, ज्यादा है। कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता है, कम समृद्ध, ऊर्जा की अनियमितता, अविकसित। इन समस्याओं को दूर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे निजी क्षेत्रों में उद्यमियों को अप्रत्यक्ष से उदारीकरण और विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के साधनों को नियत करने की आवश्यकता है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। उद्योग पर्यावरण को किस रूप में प्रभावित या उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकारों का, और शेष जो उत्तर दिए हैं सब वही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर क्या है, जब देखें, उद्योग ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योगों ने बहुत से लोगों को रोजगार, जीविका के साधन, यह भी सब उद्योगों ने भूमि, जल, वायु, ध्वनि आदि प्रदूषणों को बढ़ावा दिया। इन प्रदूषणों को भी बड़े इस प्रकार, जैसे भूमि का क्षरण, तो भूमि का हो, चाहे वायु हो, जल, भूमि हो, जल हो, वायु हो, या औद्योगिक बस्तियां हो, इनसे उद्योगों से निश्चित है कि ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जैसे जल प्रदूषण में गैसों की उपस्थिति, जल प्रदूषण में क्या है कि उनमें गैसों की उपस्थिति, हमारे जल भी आज प्रदूषण हो गई, और इनका प्रदूषण का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड जो उद्योगों से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उद्योग का प्रभाव है, जिससे हमारे वायु भी प्रदूषित होने लगे हैं। और रसायन और कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधन, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन, बड़े बड़े कारखाने की वजह से ही ये प्रदूषण कर रहे हैं। और इन प्रदूषण से प्रकृति के नियमों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इनका बहुत भयानक दुर्भाग्य प्रभाव दिखाई दे रहा ही नहीं, बल्कि अब विश्व के अंतर पर मंथन भी होने लगा है, मंथन भी होने शुरू हो गया है कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पर्यावरण पर किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। इतना प्रभाव पड़ रहे हैं कि मानव का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रत्येक जीव जंतु इन प्रदूषण के कारण घिरता चला जा रहा है। और इस पर निदान करने के लिए अनेक संशोधन, अनेक कहा जाए सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है। जल प्रदूषण के द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को कहा जा रहा है, नदियों में चढ़ा। चाहे आप क्षेत्रीय नदियों को देखें, चाहे विस्तृत नदियों के अपशिष्ट पदार्थ का मानव जनसंख्या से इतना प्रदूषण फैल रहा है कि जल प्रदूषण के कारण कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, जो रंग अपमार्जक, आम, लवण, भारी उद्योग जैसे
सीसा, पारा, उर्वरक, कार्बन, रबड़ सहित कृत्रिम रसायन जल में वाहित करते हैं। इसकी वजह से पानी किसी काम के योग्य नहीं रह जाता, उसमें पनपने वाले जीव भी खतरे में पड़ जा रहे हैं। तो यह वायु प्रदूषण का भी अगर एक समस्या देखा जाए तो जनसंख्या ही नहीं बल्कि उसके पीछे प्रमुख कारण उसका उद्योग ही है। औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव, औद्योगिक क्रांति के कारण गंदी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे पूरा का पूरा इलाका उस गंदी बस्तियों में जीने का आदी हो जाता है, और जिसके चारों तरफ प्रदूषण होने के नाते कई प्रकार से बच्चों के आ जाती है बीमारियां और महामारी फैल जाती है। और बीमारी और महामारी फैलने के पीछे वह वहीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि और भी क्षेत्रों में बढ़ता चला जाता है। तापीय प्रदूषण कारखानों, ताप घरों से निकला गर्म पानी, जो तापी क्षेत्रों से गर्म पानी निकल रहा है उससे तालाबों का जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसे तापी प्रदूषण, और उस तालाब के अंतर्गत जो जीव जंतु जीवें रह रही हैं उनसे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। मछलियां ही नहीं बल्कि अन्य जीव भी उस जल प्रदूषण को जो स्वच्छ करते हैं वहां पर वह प्रभावित कर रहे हैं, अन्य सूक्ष्म जीव भस्म हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, उद्योगों के निर्माण के कार्य, कारखानों के चलते जनरेटर, लकड़ी या विकास में भी देखे ध्वनि प्रदूषण के कारण गैस, यांत्रिक, विद्युत डील अधिक ध्वनि उत्पन्न करके मानसिक खिन्नता, आज प्रत्येक व्यक्ति मानसिक खिन्नता कम से कम ध्वनियों हो इसके लिए चेष्टा करें, लेकिन ध्वनि प्रदूषण का यह जो रूप दिखाई दे रहा है बड़ा भयावह है। औद्योगिक द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय, इसके लिए जो उपाय अपनाए गए, पहला ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटरों में क्या लगा दिया जाए, साइलेंसर लगाया जाए, और ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो, कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। फैक्ट्रियों से निकलने प्रदूषित जल को कहीं इकट्ठा करके उसे क्या पाया, जो खुला छोड़ देते हैं प्रदूषण को, उसे इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ किया जाए। आज चाहें तो इतनी व्यवस्थाएं बन गई हैं, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आ गया है, उसे रासायनिक परिवर्तित किया जाए, बार बार प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे नदियों आसपास की भूमि का प्रदूषण काफी हद तक रुक जाता है। नदियों, तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सके। और इसको रोकने के लिए सरकारों को नियम बनाना पड़ेगा। कोयला, खनिज तेल पैदा की गई बिजली के जो हवा प्रदूषित करने के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा, जब हम इनके विकल्प की तरफ जाएंगे तो वातावरण हमारा क्या जाएगा, शुद्ध रहेगा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए कारखानों में क्या लगा दिया जाए, चिमनियां लगाई जाएं, और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टिक छेपर स्क्रैबर उपकरण आता है जो ऊपर से ढका रहता है। गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ती रूप से पृथक करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाए। हालांकि इन सारी समस्याओं के निदान के लिए आज टेक्नोलॉजी हमारी हद तक है कि अगर हम उनको बचना चाहें तो बच भी सकते हैं। ऐसा साइंस हमारा उपकरणों को स्थापित कर दिया, जैसे कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। तो है समस्याएं हैं, लेकिन इसका निदान करने के लिए भी विकल्प बनाए गए हैं। तो चलते हैं बच्चों, इसी के साथ आज के क्लास को हम यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।